नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में चौथा चैप्टर जिसका नाम था गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में हम लोग कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ स्मॉल जी का जो है पृथ्वी पर कैसे परिवर्तन होता है मान। ठीक है, ये विषुवत रेखा था और ये ध्रुव था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल था और साउथ पोल था। स्मॉल जी का मान है वो क्या है, मैक्सिमम है। और विषुवत रेखा पर जो है जी का मान तो वो मिनिमम है। इस पर मैक्सिमम है और इस पे मिनिमम है। ठीक है, और हम लोग देखे थे कि जब विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। तो इतना हम लोग पॉइंट समझ चुके थे। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे जी के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, जैसे पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है। तो उसकी जो गति है, जो घूमने की, घूर्णन करने की जो गति है, उसको यदि हम लोग कम कर दें तो जी का मान जो है वो बढ़ जाता है। देखिए, घूर्णन गति को हम लोग कम कर दिया गया। वस्तु पर, मतलब पृथ्वी पर जो वस्तु है उसका जी का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब जी का मान बढ़ जाता है। यदि घूर्णन गति हम लोग पृथ्वी की घूर्णन गति कम कर दे तो जी का मान वो पृथ्वी पर बढ़ जाएगा। और यदि हम लोग घूर्णन गति का मान बढ़ा दें, देखिए घूर्णन गति का यदि हम लोग मान बढ़ा दें तो जी का मान जो होता है वो घट जाता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए, यदि पृथ्वी जिस स्पीड से घूर्णन गति कर रही है उसके 17 गुना स्पीड से यदि वो घूर्णन गति और अधिक करना स्टार्ट कर देगा तो जी का मान जो होगा वो शून्य हो जाएगा। सभी वस्तु उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। बात समझ में आ गया? तो ये हम लोग का था जी के मान में परिवर्तन। यदि घूर्णन गति कम कर दें, देखिए ये एरो क्या बता रहा है कि कम कर दें, तो घूर्णन गति यदि हम लोग कम कर देंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? और यहाँ पर देखिए बता रहा है कि यदि घूर्णन गति बढ़ा दे तो जी का मान कम हो जाएगा। और यदि पृथ्वी जिस घूर्णन गति से कर रही है उसकी गति को 17 गुना और बढ़ा दिया जाए तो जो है सभी वस्तु पर जी का मान शून्य हो जाएगा। पहले हम लोग देखें नॉर्थ पोल पर मैक्सिमम होता है, जो स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण, ये स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण इसका नाम है। तो हम लोग देखें कि नॉर्थ पोल पर ये मैक्सिमम होता है और विषुवत रेखा पर ये मिनिमम होता है। यदि हम लोग विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल की तरफ जाएं तो क्या जी का मान बढ़ता है, और नॉर्थ पोल से विषुवत रेखा की तरफ आए तो जी का मान घटता है। तो यहाँ से हम लोग को समझ में सभी बातें आ गई हैं कि घूर्णन गति यदि हम लोग कम कर दें, मतलब जिस स्पीड से घूर्णन गति कर रही है पृथ्वी उसको हम कम कर दें तो जी का मान बढ़ जाएगा। और यदि घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो जी का मान जो है वो कम हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? और पृथ्वी जिस स्पीड से घूर्णन गति कर रही है यदि हम लोग उसमें 17 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब उसको 17 गुना कर दें, तो जी का मान जो होगा वो शून्य हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि लिफ्ट की बात कर लेते हैं। लिफ्ट में कब भार अधिक महसूस होता है, कब कम होता है, कब शून्य हो की तरीके से प्रतीत होता है। देखिए, जैसे कोई लिफ्ट है, पहले लिफ्ट समझ लीजिए। ये एक लिफ्ट है, इसका ये सरफेस होता है और इसका ये ऊपर वाला हिस्सा होता है। ये नीचे वाला हिस्सा है और ये ऊपर वाला हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो यहाँ पर है, ठीक है, लिफ्ट में खड़ा है, जब लिफ्ट में वो खड़ा है तो उसका जो भार होगा वो एक्चुअल भार बताएगा कब, जब लिफ्ट रुका हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर स्थिर है, लिफ्ट जो है यहाँ देखिए स्थिर है, ठीक है। जब लिफ्ट स्थिर है तो
इसका जो भार होगा वही भार हमको बताएगा। इस समय मान लीजिए इसका भार कुछ भी था और हमको एक्चुअल भार वो पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें दो सिचुएशन होता है, एक बार लिफ्ट ऊपर जाए या तो लिफ्ट नीचे जाए। ठीक है, तो हम समझेंगे कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तब क्या होगा, इसके भार में परिवर्तन, और जब लिफ्ट नीचे जाएगा तब इसके भार में क्या परिवर्तन होगा वो समझते हैं। अभी देखिए लिफ्ट क्या है, स्थिर है, इस पोजीशन में स्थिर है, 5वें तल्ले पर हम लोग स्थित हैं लिफ्ट में। तो क्या करेंगे, हमको मान लीजिए ऊपर जाना है 10वें तल्ले पर, तो हमको कहाँ जाना है, 10वें तल्ले पर, मतलब 10वें फ्लोर पर। यदि हम लोग 10वें फ्लोर पर जाना चाहेंगे तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। 5वें पर स्थित है, स्थिर अवस्था में है, 5वें पर हम लोग खड़े थे, लिफ्ट आई, वहाँ हल गए उसमें। फिर अब हम लोग क्या कहते हैं कि 10वें फ्लोर पर जाना चाहते हैं, तो 10वें फ्लोर पर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर के लिए बटन दबाएंगे, वहाँ पर 10 लिखा रहता है 10वें फ्लोर पर, वहाँ पर टिप दीजिएगा तो 10वें फ्लोर पर वो आपको लेके जाएगा। अब क्या है, 10वां फ्लोर उसका ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा, और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका जो भार होगा वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ता नहीं है, बढ़ा हुआ बस प्रतीत होगा। बात समझ में आया? जैसे आप लोग प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं, जब ये लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो इस व्यक्ति का जो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अब 10वें फ्लोर पर पहुंच गए, 10वें फ्लोर से फिर हम लोग को 5वें फ्लोर पर आना है, तो क्या करेंगे, वहाँ पर 5वां टिप देंगे और क्या करेगा, लिफ्ट नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 5वें फ्लोर तक जब आएगा, तो जब नीचे आएगा ये लिफ्ट, तो वस्तु का जो मतलब जो व्यक्ति है उसका जो भार है वो कम प्रतीत होगा, मतलब लगेगा कि ये कुछ हल्का हो गया है, इसका भार कम आभास मतलब कम प्रतीत होगा। और देखिए ये दो कंडीशन हो गया, इसका भार क्यों कम और ज़्यादा प्रतीत हो रहा है ये समझते हैं। देखिए जब कोई वस्तु है, यहाँ पर ये कोई वस्तु है, तो इसका जो भार है हम लोग को देखिए बस पता है कि लिफ्ट ऊपर जाएगा तो इसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, लिफ्ट नीचे आएगा तो इसका भार घटा हुआ प्रतीत होगा, लेकिन क्यों होगा ये समझिए बात। ठीक है, अब देखिए ये कोई वस्तु है, m द्रव्यमान का है। ठीक है, ये वस्तु है m द्रव्यमान का, इसका द्रव्यमान क्या है, m है। अब ये देखिए वस्तु है जो ये पृथ्वी है, यह पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है ये। अब पृथ्वी पर क्या करेगा, ये m द्रव्यमान का वस्तु फोर्स लगाएगा, मतलब इस पर बल लगाएगा, या ऐसे कह लीजिए कि पृथ्वी इसको अपने केंद्र की तरफ खींचेगी और बल लगाएगा। तो इस वस्तु के पृथ्वी के द्वारा भी हम लोग न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जानते हैं, यदि एक डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में और विपरीत दिशा में समान परिमाण का एक फोर्स कार्य करता है, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स या प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका mg कार्य किया और उतना ही रिजल्टेंट जो फोर्स है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो ऊपर की भी ओर काम करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए प्रतिक्रिया रहता, जैसे जब हम लोग को लिफ्ट ऊपर जा रही थी, ठीक है, तो प्रतिक्रिया बल जो है, ये देखिए रिएक्शन फोर्स, इसको प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। प्रतिक्रिया बल, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो प्रतिक्रिया बल जो है वो बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया बल जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो प्रतिक्रिया बल बढ़ जाता है, और हम लोग को क्या करता है कि जो व्यक्ति खड़ा है उसका जो भार होता है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अब क्या करें कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है, जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो इसमें जो प्रतिक्रिया बल है, ये जो प्रतिक्रिया बल है रिएक्शन फोर्स, वो क्या है कि घट जाता है, तो वस्तु का जो भार है वो घटा हुआ प्रतीत होता है इसी प्रतिक्रिया के बल के कारण। देखिए यदि प्रतिक्रिया बल 0 कर दिया जाए, प्रतिक्रिया बल 0 करने का मतलब क्या है कि वस्तु को मुक्त अवस्था में ऐसे छोड़ दिया जाए, मतलब जैसे हम लोग लिफ्ट से उतर रहे हैं,
ठीक है, लिफ्ट से उतरते हुए इसकी क्या करे, डोरी टूट जाए, मतलब मतलब जो वायर लगा के बांधा हुआ है वो टूट जाए तो मुक्त अवस्था में हो जाएगी। वहाँ पर क्या होता है कि प्रतिक्रिया जो बल होता है ये 0 हो जाता है। शून्य हो जाने के कारण प्रतिक्रिया बल कुछ रह ही नहीं जाता, तो वस्तु का जो भार है वो क्या है कि शून्य प्रतीत हो जाता है। जो वस्तु का भार है वो 0 हो जाता है। ऐसा लगता है कि वस्तु का भार 0 हो गया है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक तीसरी कंडीशन देख लीजिए, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करें कि जो ये लिफ्ट है, ठीक है, क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, और इसका जो त्वरण है वो a है। लिफ्ट का त्वरण क्या है, a है, ठीक है। ये a त्वरण से ये लिफ्ट नीचे आ रही है। और यदि पृथ्वी का यहाँ पर g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है। यदि a की वैल्यू जो है, लिफ्ट की जो त्वरण है, यदि गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो जो ये व्यक्ति खड़ा है, इस फर्श पर खड़ा है, क्या करेगा कि यहाँ पर ये टकरा जाएगा, इसका सिर यहाँ पर ऐसे टकरा जाएगा, बात समझ में आया, उड़ जाएगा ऊपर की तरफ। यदि लिफ्ट का जो त्वरण है नीचे आने के लिए, जैसे लिफ्ट में हम लोग नीचे आ रहे हैं ना, लिफ्ट का जो त्वरण है वो a है। यदि a बड़ा है g से तो क्या करेगा, जो इसमें व्यक्ति खड़ा है वो ऊपर उड़ जाएगा और ये जाके इससे टॉप वाले शीर्ष से टकरा जाएगा और यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त हो जा सकता है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। यदि जब लिफ्ट नीचे आ रहा है उसका त्वरण जो है वो a है। a की वैल्यू यदि हम लोग का गुरुत्वीय त्वरण के g से बड़ा हो जाएगा तो फर्श पर ये जहाँ खड़ा है व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा, वो जाके ऊपरी सतह से टकरा जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे चलते हैं, देखिए ग्रह के चारों तरफ कोई विशाल पिंड हो, सैटेलाइट हो, कुछ भी हो, वो उसके चारों तरफ घूमता है तो हम लोग उस पिंड का उसको उपग्रह बोल देते हैं। जैसे हम लोग का जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ, ये पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चंद्रमा गति कर रहा है। इस पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि प्राकृतिक उपग्रह जो है पृथ्वी का वो चंद्रमा है। यहीं पर हम लोग क्या करें कि कुछ भी, कोई ग्रह या कोई सैटेलाइट या कोई कृत्रिम ग्रह कुछ भी रख दे और ये क्या करे, पृथ्वी का चक्कर लगाए, तो इसको हम लोग कृत्रिम उपग्रह बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस पे हम लोग को केपलर ने 3 नियम दिया था। केपलर 3 नियम दिया था, उसको समझ लेते हैं। देखिए केपलर का पहला नियम जो है वो बताता है, यदि कोई वस्तु या पृथ्वी कह लीजिए, पहला नियम क्या है कि यदि कोई मतलब सन है, ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करती है, ठीक है, ये पृथ्वी है मान लीजिए, तो ये क्या कर रही है कि इस पृथ्वी मतलब इस सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करती है। पहला नियम क्या था, केपलर का यही था कि ये सन है मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है, ये सूर्य है। तो बताया था, केपलर ने बताया था कि यदि कोई पृथ्वी या कोई उपग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है
तो जो उपग्रह परिक्रमा कर रहा है उसका परिक्रमण जो रास्ता है, जिस रास्ते पर वो परिक्रमण कर रहा है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। ये क्या है, ये कौन सा शेप है, दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार पथ पर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है। पहला नियम ये था। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि जो कोई उपग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ यदि चक्कर लगा रहा है तो उसका क्षेत्रफलीय चाल जो होता है वो नियत होता है। क्षेत्रफलीय चाल नियत होता है। अब क्षेत्रफलीय चाल नियत होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक सैटेलाइट है या कोई उपग्रह है, ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे टाइम लगाकर। जैसे यहाँ पर अभी है तो इससे यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे सन के पास, ठीक है, और देखेंगे कि 5 मिनट बाद वो यहाँ पर पहुँच आया। इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये जितना एरिया, मतलब ये समय जो था मान लीजिए 5 सेकेंड, पहले वस्तु ए पर था अब बी पर पहुंच गया। बी पर पहुंचने में उसको कितना समय लगा, 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड इस वस्तु को ए से बी पर, मतलब जो उपग्रह है उसको सूर्य के चारों तरफ घूमने में, ए से बी तक जाने में उसको 5 सेकेंड लगता है। तो ये एरिया हम लोग निकाल लेते हैं कि ये एरिया कितना है, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ से है और यहाँ पर है। मान लीजिए ये P है और ये Q है। अब P से Q पर जाने पर मान लीजिए 5 सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं कि P पर था अभी, अब Q तक पहुँचने में उसको 5 सेकेंड लगा। 5 सेकेंड, जो 5 सेकेंड इसको समय लगा। अब फिर हम लोग देखिए कि 5 सेकेंड बाद P से वो Q पर पहुँचाया, तो Q पर पहुँचाया तो फिर इसकी एरिया हम लोग निकालते हैं कि ये कितना एरिया कवर किया। तो हम लोग देखते हैं कि जो ये क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये कुछ भी है, जैसे मान लीजिए यह 100 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए कि ये 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है। तो इसका भी जो एरिया हम लोग देखेंगे समान समय में वो क्या है कि 100 मीटर स्क्वायर ही रहेगा। बात समझे, ये बस एग्जाम्पल के लिए है, समझने के लिए। तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि क्षेत्रफलीय चाल जो है, इसका क्षेत्रफल का जो चाल है वो नियत रहता है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा भी यहीं पे देख लीजिए। जो इसका परिक्रमण काल है उसको, उसका स्क्वायर कर दे T। अर्ध दीर्घ अक्ष, ये अर्घ दीर्घ अक्ष है, ठीक है, ये दीर्घ अक्ष है इसके आधे के। तो यहां पर हम लोग लिख दिए अर्ध दीर्घ अक्ष। इसका क्या कर दे, क्यूब कर दे। यदि हम इसका वैल्यू R रख देते हैं तो यहाँ पर जो T स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा R क्यूब के। ये थर्ड लॉ है, केपलर का थर्ड लॉ। ये बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए
देखिए भू स्थिर उपग्रह क्या होता है। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो देखिए भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई दे। तो ऐसे उपग्रह को हम लोग भू स्थिर उपग्रह कहते हैं और वो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हो। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई पृथ्वी हम लोग का, ठीक है, पृथ्वी और ये एक उपग्रह है, मान लीजिए ये उपग्रह यहाँ पर, ये क्या है, एक सैटेलाइट है। तो ऐसा सैटेलाइट हो, ठीक है, ऐसा उपग्रह हो जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई दे। ये क्या हो, स्थिर दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है। तो ऐसे उपग्रह को हम लोग भू स्थिर उपग्रह बोलते हैं, भू स्थिर उपग्रह। और देखिए इसकी जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होता है। मतलब पृथ्वी तल से उसकी जो ऊंचाई होगी वो 36,000 किलोमीटर होगा। यानी कि हम लोग ये कह दें कि यदि किसी उपग्रह को हम लेकर जाएं, पृथ्वी तल से 36 किलोमीटर ऊंचाई पर हम लोग छोड़ दें, तो वो परिक्रमण करता रहेगा पृथ्वी के चारों तरफ। तो उसको हम लोग बोल देंगे भू स्थिर उपग्रह। और ये इस पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग इसको भू स्थिर उपग्रह बोल देते हैं। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए भू स्थिर उपग्रह हो गया, अब पलायन वेग देख लेते हैं। देखिए पलायन वेग क्या होता है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग देखिए वह न्यूनतम वेग, देखिए इसको पलायन वेग बोलिए या चाल बोलिए, दोनों किताबों में बहुत जगह दोनों लिखा रहता है, ठीक है। तो पलायन वेग हम लोग यूज करेंगे। पलायन वेग क्या है कि किसी वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिससे उसको पृथ्वी तल से फेंकने पर, ऊपर की तरफ फेंकने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तो वो फिर पृथ्वी पर वापस नहीं लौट कर आता है। तो ऐसे वेग को हम लोग पलायन वेग बोलते हैं। तो पृथ्वी पर जो है पलायन वेग का मान, यहाँ पर पलायन वेग का मान जो है पलायन वेग का जो मान होता है वो 11 यानी कि किसी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को उसका द्रव्यमान चाहे जो भी रहे, पलायन वेग, देखिए पलायन वेग जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो पलायन वेग है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु खूब बड़ा हो या बहुत छोटा हो। यदि हम लोग इस वेग से या इससे अधिक वेग से उस वस्तु को पृथ्वी के ऊपर की तरफ फेंके तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से वो बाहर हो जाएगा, वो वस्तु फिर कभी भी पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये इसका गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के बाहर चला जाएगा, वो पृथ्वी पर फिर लौट के नहीं आएगा। तो ऐसे वस्तु के वेग को, जिस वेग से वो वस्तु फेंकी गई है, उस वस्तु का पलायन वेग कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पलायन वेग पृथ्वी के लिए है। पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु को हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के यदि वेग से फेंक दे ऊपर की तरह, तो वह क्या करेगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा और वो पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। और देखिए ये एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है एकदम, पूछता है कि पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं। कहेगा कि दो बड़े, मतलब एक बड़ा गोला ले लिए और एक छोटा गोला ले लिए,
उन दोनों गोलों को समान वेग से फेंका जाता है, मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो क्या ये दोनों गोले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे? उसमें से कह देगा कि हाँ नहीं, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो देखिए, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, पलायन वेग जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और इसके साथ साथ कक्षीय वेग भी, जो कक्षीय वेग भी होता है वो भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता है। तो ये दोनों बात समझ में आ गया होगा। और किसी भी वस्तु को, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक हाथी को भी इसी वेग से फेंक दीजिए तो वो क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाएगा। और एक चींटी को भी यदि हम लोग इसी वेग से फेंक देते हैं, वैसे कि फेंकना संभव नहीं है, यदि फेंक देते हैं तो वो भी क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। देखिए, फिजिक्स आपको यदि अच्छे तरीके से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, तो मेरे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ से जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँच सके। धन्यवाद।